हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, 8 दिसंबर और रेलवे एनटीपीसी 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल के जो जीके और जीएस के क्वेश्चन बनते हैं और जो आज तक पूछे गए क्वेश्चन है उन पे हम करेंगे चर्चा। जैसे यहाँ पे जो आपको सभी क्वेश्चन यहाँ आएंगे वो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे आरआरबी ग्रुप डी के अंदर ये 2018 की वैकेंसी के अंदर पूछा गया है। जैसे ये एनटीपीसी के अंदर 2017 वाली वैकेंसी में पूछा गया है। ये ग्रुप डी के अंदर 18 वाली वैकेंसी में पूछा गया है। ये 16 वाली एनटीपीसी की वैकेंसी के अंदर पूछा गया है। मतलब जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप बिना देरी के इस सेशन को आखिर तक जरूर देखना। आखिर तक देखने के बाद यदि चैनल ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जो आपकी ये विश्वास सीरीज चल रही है इसमें आप मेरे ऊपर विश्वास कीजिए कि आपके अभी तक 2 टॉपिक तो मैंने करवा दिए हैं और आज तीसरा टॉपिक भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वैदिक सभ्यता के जितने भी आज तक है, मतलब 2013 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना। 2013 से लेके 2023 तक जितने भी जो जीके के क्वेश्चन बनते हैं, जीके के अंदर कौन कौन सी, जीके के अंदर देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर, इन सभी से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे चर्चा करेंगे कि जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं है, या तो जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं। ठीक है ना। अब शुरुआत करते हैं आज के 26 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है ना। 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आज 26 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखी है, खालजी का दे रखी है, उसके आगे लिखा हुआ है का विकास 20वीं ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पे किसका विकास हुआ था? जो 5000 बीसी पूर्व के अंदर हुआ था और मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की और गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र के अंदर हुआ था, तो वह हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ पे जो निकल रही है चाइना के, यहाँ से हमारी जो सिंधु नदी निकलती है वो पाकिस्तान से होकर यहाँ पे अरब सागर के अंदर मिल जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे और ये गंगा नदी यहाँ पे, तो इसकी जो तलहटी है यहाँ पे जिसका भी विकास हुआ है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका विकास की बात करें कार्बन डेटिंग की पद्धति के अनुसार, तो कार्बन डेटिंग की पद्धति से देखी जाए तो इसका जो काल बताया जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल बताया जाता है। ठीक है ना। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर वे उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था। आज हम उन्हें क्या कहते हैं? तो आज हम उन्हें कहते हैं पश्चिमी भारत व पाकिस्तान। पश्चिमी भारत व पाकिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कह सकते हो। इनका विकास हमारे भारत के अंदर और हमारे पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है, क्योंकि आजादी से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा भी था। ठीक है ना। वर्तमान में भी स्थिति की बात करें तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के अंदर इसका विस्तार है, जो रावी नदी के तट से पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी वो सबसे पहले 1921 मतलब 1921 के अंदर की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। दयाराम साहनी के द्वारा और महादेव स्वरूप वश के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग अस्तित्व में कब आई थी? भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और ये अस्तित्व में कब आई थी? तो ये अस्तित्व में आई थी 2500 ईसा पूर्व के अंदर। कब आई थी? 2500 ईसा पूर्व के अंदर आई थी, क्योंकि जो हमें अस्तित्व मिलते हैं वर्तमान में वो 2500 ईसा पूर्व के हमें अस्तित्व मिलते हैं देखने को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी? वो थी ईंट के बने भवन की। किसकी थी? ईंट के बने भवन की थी विशेषता, जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर देखी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मुख्य थे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी ईंट से बने भवन, क्योंकि ये विश्व की सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख है और इनका जो प्रयोग है
वो हड़प्पा बस्तियों के अंदर किया गया था। और उस समय जो ईंटों का निश्चित अनुपात हुआ करता था वो 4:2:1 हुआ करता था, जो आज भी वही अनुपात है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए जो एनटीपीसी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ताम्र युगीन है, लोह युगीन है, अक्षय युगीन है या कांस्य युगीन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन है। कांस्य युगीन कैसे? क्योंकि जो कांसे का निर्माण होता है, जो कांसे का निर्माण होता है वो तांबा और टिन से होता है। ठीक है ना। तो वहां पे तांबे और टिन को मिला के एक नई वस्तु बनाई जाती थी, कांस्य। ठीक है ना। कांस्य से बनी हुई वस्तु बनाई जाती थी। तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांसा धातु का प्रयोग किया था, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा गया था, जिसमें से 925 अभी भारत के अंदर है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। बात करें हम आज की, तो आज भी काफी नदियों के किनारे ही जो शहर बसे हुए हैं वो अलग अलग नदियों के किनारे ही बसे हैं। जैसे बड़े बड़े शहर में दिल्ली है तो यमुना नदी के किनारे, इसी प्रकार से काफी जो शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे होते थे। इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भी कहाँ पे बसी होती थी? नदियों के किनारे। अगला देखो जो ग्रुप डी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग, यहाँ पे आपको खाली जगह दे रखी है, बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। अभी मैंने बताया था तांबा और टिन से क्या बनाते थे? कांस्य बनाते थे। कांस्य यहाँ पे कांसा से बनी हुई वस्तु बनाते थे। ठीक है। अगला है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? देखो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की बात करें तो देखो कालीबंगा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, राखीगढ़ी भी है, काली और बनावली भी है, लोथल है, चौदड़ो है। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के शहर है, लेकिन स्थल है। लेकिन आजमगढ़, जो आजमगढ़ देखने को मिलता है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना। आजमगढ़ यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का शहर नहीं है। यदि बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी व कालीबंगन इनके प्रमुख स्थल है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। क्या अर्थ है? मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है। ठीक है ना। अच्छा, ये किस भाषा का शब्द है? बात करें तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी, नदी कौन सी? सिंधु नदी। नदी कौन सी? सिंधु नदी। तो इसका मतलब सिंधु नदी, नदी भी सिंधु नदी, और सभ्यता भी कौन सी? सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। और यहाँ पे भाषा भी कौन सी होगी? तो फिर भाषा भी होगी सिंधी। कौन सी होगी? भाषा भी सिंधी ही होगी। ठीक है ना। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो सिंधी भाषा का शब्द है। और दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण या कह सकते हो सबसे पुराना नियोजित उत्कृष्ट शहर है वो कौन सा है? वो मोहनजोदड़ो है। ठीक है ना। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? देखो जो हड़प्पा लोग, हड़प्पा के वासी थे, हड़प्पा के लोग थे, वो देखो शिव की पूजा करते थे, कबूतर की पूजा करते थे, स्वास्थ्य की पूजा करते थे। हमें वहां पे स्वास्थ्य के चिन्ह भी मिले हैं, हमें शिव जी की आद्य प्रतिमा, नटराज प्रतिमा भी मिली है, और हमें वहां पे जानवरों के रूप में कबूतर की भी यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं। लेकिन कहीं पर भी विष्णु भगवान के यहाँ पे अवशेष नहीं देखने को मिले हैं। देखो मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह मिला है हमें, और एक त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप कहा जाता है। ठीक है। और इसके दाएं तरफ हाथी व बाघ तथा बाएं और गेंडा व भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा हड़प्पावासी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग विष्णु की पूजा यहाँ पे नहीं करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपकी क्या हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। ठीक है ना। जो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विष्णु हो जाएगा। अगला देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? अभी मैंने बताया हनुमान जी की पूजा नहीं करते थे, अयप्पा की पूजा नहीं करते थे, काली की पूजा नहीं करते थे, लेकिन जो पशुपतिनाथ थे, पशुपतिनाथ उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है ना। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंधुवासी नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी,
जिसके अंदर लोग 3 मुख वाले देवता जैसे पशुपतिनाथ भी करते थे, उनकी पूजा करते थे। वहां पे मोहनजोदड़ो के अंदर मूर्ति भी मिली है और सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार भी देखने को मिला है। इसके अलावा ये जो लिपि है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो 1980 के अंदर इन्होंने अन्वेषण शुरू किया था, जर्मनी व इटली के वास्तुकारों ने, और मोहनजोदड़ो को यहाँ पे सतह अन्वेषण किया था। ठीक है ना, पूरी जांच की थी सतह से लेके टॉप तक। ठीक है ना, अगला देखो, हड़प्पा सभ्यता की मोहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया है? मतलब ऐसा कौन सा पशु है जो उनकी मोहरों पर अक्सर रूप से देखा गया है? तो वो है बैल। कौन है? बैल। ठीक है ना, हड़प्पावासी वहां पे उनकी मोहरों पर आयताकार, गोलाकार, बेलाकार और वर्गाकार मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल के आकृति वहां पे विद्यमान है। और वही बात करें हम मध्य एशिया के उम्मा और उन शहरों में उनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से भी मिले हैं। इनका जो ये प्रमुख केंद्र है वो सभी व्यापारिक केंद्र हैं। यदि आपने अभी तक मोहनजोदड़ो मूवी नहीं देखी है, मोहनजोदड़ो, तो जरूर देखिए, उसमें आपको हड़प्पावासी और मोहनजोदड़ो के बारे में पूरा विस्तार से पता लग जाएगा। ठीक है, अगला देखो 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? शिल्प कलाओं का निर्माण कौन सा शहर ने किया है? तो देखो, बालाकोट के अंदर यहाँ पे सीप की बनी हुई चूड़ियां मिली है और उनके टुकड़े मिले हैं। चौंदड़ो के अंदर मनके बनाने के लिए ये चौंदड़ो प्रसिद्ध है। ठीक है ना, और इसके अलावा वर्गाकार ईंटें बनाने के लिए, इसके अलावा नागेश्वर के अंदर शंख से बनी हुई चूड़ियां मिली है। लेकिन मांडा जम्मू कश्मीर के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी बिंदु है। ठीक है ना, देखो अब आपके यहाँ पे हो गई है 2 टॉपिक कंप्लीट। 2 टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं? 2 टॉपिक से आपके यहाँ पे सामने मैंने 38 क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। मतलब 2 टॉपिक हो गए और 38 क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए हैं, यही क्वेश्चन वापस रिपीटेड होंगे। अब हम देखो 38 से लेके कम से कम मैं बोल रहा हूँ शायद 50 या 60 तक हो सकते हैं। मतलब कम से कम आपके 20 से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसके? वैदिक सभ्यता के, वैदिक सिविलाइजेशन के। ठीक है ना, 3 नंबर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 3 नंबर टॉपिक से जी जो भी क्वेश्चन अभी तक 2013 से लेके 2023 तक बने हैं उन पे हम करेंगे चर्चा। ठीक है, तो बिना देरी के वापस से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। ठीक है ना, और जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जो 1028 सूक्त है उन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया है। उन 10 पुस्तकों को हम मंडन के नाम से जाना जाते हैं। किसके नाम से? मंडल के नाम से हम जाने जाते हैं 10 पुस्तकें। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। वृहदारण्य, उमुंडक, तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? देखो ये किस प्रकार के हैं, तो हम मुंडक की बात करें तो हमसे यहीं से पता चलता है मुंडकोपनिषद हमें क्या मिलता है? यहाँ से हमें सत्यमेव जयते, क्या मिलता है हमें? सत्यमेव जयते, जो हमारा आदर्श वाक्य है, हमारे इंडिया का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो हमें कहां से देखने को मिलता है? वो मुंडकोपनिषद से मिलता है। मुंडक प्लस उपनिषद, मतलब यहाँ से कहां से लिया गया है? उपनिषदों से यहाँ पे लिया गया है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है, उपनिषदों से लिया गया है। वृहदारण्य, मुंडक, तैत्तिरीय, ये सभी क्या है? ये सभी उपनिषद है। क्या है? उपनिषद है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। और ये मत्स्य पुराण मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिंदू धर्म में, यहाँ पे खाली जगह दे रखी है, हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता माना जाता है। किनको माना जाता है? किस देव को माना जाता है? पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक व धन का देवता, तो वो माना जाता है सोम को। किसे माना जाता है? सोम को माना जाता है। ये मैं आपको डेट बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन ये हर क्वेश्चन के अंदर नीचे आपको देखने को मिल जाएगी। और यदि आपके एग्जाम कभी हुआ है, जैसे 2022 में यदि आपने 29 अगस्त को एग्जाम दिया है और आपके पास वो आंसर की आपके सामने है, तो उसमें मिला लीजिए। ठीक है ना,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोम। क्या हो जाएगा? सोम हो जाएगा पौधे के स्वामी के रूप में। और ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी भी माना जाता है, यमराज को मृत्यु का देवता भी माना जाता है, ठीक है ना। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। वही हम कह सकते हैं सोम को धन के दाता, पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक माना गया है, ठीक है। अगला देखो 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? हिंदू धर्म की कौन सी दार्शनिक विचारधारा है? तो वह है वैशेषिक। कौन सी है? वैशेषिक है, जो इनकी हिंदू धर्म की क्या है? दार्शनिक विचारधारा है, ठीक है ना। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे कणाद मुनि। कौन थे? कणाद मुनि को आपको ध्यान में रखना है। कणाद मुनि यहाँ पे दार्शनिक विचारधारा के यहाँ पे जनक थे, ठीक है, प्रवर्तक थे। और उन्होंने 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को ही क्या किया है? स्वीकार किया है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड, बुक ऑफ रिटुस के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सॉरी यजुर्वेद को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? यजुर्वेद को जाना जाता है कर्म कांड का वेद, ठीक है ना। कर्म कांड का वेद किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है यजुर्वेद को, ठीक है ना। यजुर्वेद को कर्म कांड के रूप में जाना जाता है। जो बलिदान धर्म की स्थापना करता है, इसे यज्ञवेद भी कहते हैं। इसकी जो